हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। तो मैं जय वाचाणी आपका आप ही के चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस सीरीज में हम जीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने पिछले पार्ट में इरिगेशन 2015 का एई का पेपर था, उसका 50 एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस किया था और मैं उसका दूसरा पार्ट लेके आ चुका हूँ। हम और 50 एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस करके इस पेपर को ख़त्म करेंगे और नए पेपर की ओर जाएंगे। तो अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जाके देख लीजिए। और बाकी के पेपर भी हमने डिस्कस किए हैं, तो वो हमारी चैनल पे जाके आप सिविल इंजीनियरिंग नाम से एक प्लेलिस्ट बना के रखिए वहाँ जाके आप बाकी वीडियो को भी एक्सेस कर पाएंगे। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगुलर सेक्शन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर एट। तो ट्रायंगुलर सेक्शन होता है उसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे होता है? तो आंसर है मिड ऑफ द हाइट। द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरी अ पॉइंट लोड W एट द सेंटर इज गिवन एज। आपको कुछ ऐसे बीम के बारे में डिफ्लेक्शन को पूछा है। यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, सेंटर में W लोड लग रहा है। तो सेंटर में यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है ना, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आपको डिफ्लेक्शन पूछा है तो क्या होगा इसका आंसर? तो सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसका आंसर हो जाएगा WL³ अपॉन 48 EI। आपको सिंपली सपोर्टेड डिफ्लेक्शन के लिए आपको 48 याद रखना है। कौन सा यहाँ पे? सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल बिटवीन मेजर प्रिंसिपल प्लेन एंड माइनर प्रिंसिपल प्लेन। तो मेजर और माइनर प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल क्या होता है? तो 90 डिग्री एंगल उसका होता है, ऐसा हम सबको मालूम ही है। क्रिपलिंग लोड फॉर अ कॉलम बाय यूलर्स फॉर्मूला। पहले तो यूलर्स फॉर्मूला क्या है आपको मालूम होना चाहिए। पाई स्क्वायर EI अपॉन LE²। यहाँ पे एल ही है, वो यहाँ पे आपकी हो जाएगी इफेक्टिव लेंथ। ओके, जो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है यहाँ पे हमको? बोथ एंड आर हिंज्ड। दोनों एंड हमको हिंज दिए हुए हैं, मतलब कि ऐसी कोई कंडीशन हमको यहाँ पे गिवन है, दोनों एंड हिंज है। तो यहाँ पे इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी? यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी यहाँ पे L। अगर हमको दोनों एंड फिक्स दिए होते तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाती? तो L/2 हो जाती, ठीक है। अगर एक एंड फ्री होता और दूसरा एंड फिक्स होता तो हमारी इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाती? तो 2L हो जाती। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो कि पाई स्क्वेयर EI अपॉन L इज इक्वल टू L मीन्स L²। व्हाट इज द पर्टिकुलर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? दिस वन। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। If the periodic motion of a vibrating body take place without any external force, अगर कोई भी बाह्य फोर्स के बिना अगर पेंडुलम की मोशन स्टार्ट है तो उस वाइब्रेशन को हम क्या कहेंगे? तो वो फ्री वाइब्रेशन होगा, ठीक है, जो किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा क्रिएट नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है फिक्स्ड एंड मोमेंट। फिक्स्ड एंड मोमेंट पूछा है। कुछ ऐसा यहाँ पे बीम है, यहाँ पे बीम की फिगर मिसिंग है तो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देता हूँ पहले, ठीक है। इस तरीके से आप बीम है यहाँ पे, ऐसे वैसे एकदम इजी होते हैं, सब आपको मालूम ही होगा इसका क्या होगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो ये छोर A है और ये छोर B है, तो MAB निकाले तो WL/8 होता है। अगर आपको MBA पूछे तो क्या हो जाएगा? -W/8। इस तरीके से इसका आंसर होता है। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा D। सोइल सैंपल हैविंग वॉइड रेशियो, आपको वॉइड रेशियो दिया गया है E इज इक्वल टू 0.5 एंड पोरोसिटी पूछा है आपको, यानी कि N पूछा है। आपको इसका इक्वेशन मालूम होना चाहिए E/1 + E, ठीक है। 0.5/1.5 यानी कि क्या होगा इसका आंसर? 1/2
3 के करीब कुछ आएगा। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 33%। ओके, और इसकी ऐसे की तरह ही हमें और पूछा जा सकता है कि भाई हमको अभी दिया गया है n और हमको निकालना है e, तो n/1 माइनस n, इस तरीके से हम इसको, अगर पोरोसिटी गिवन है तो वह रेशियो भी निकाल सकते हैं। सॉइल दैट आर कैरिड एंड डिपॉजिट बाय रिवर, यहाँ पे बाय रिवर पूछा है आपको, ठीक है। रिवर मीन्स वाटर, वाटर मीन्स एल्यूवियल। ओके, अगर एयर होता है यहाँ पे, एयर के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होती, तो हम एओलियन डिपॉजिट यहाँ पे आंसर टिक मार्क करते हैं। ठीक है गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सोइल जस्ट बी क्रूबल व्हेन रोल्ड इनटू थ्रेड ऑफ 3 mm डायमीटर। 3 mm डायमीटर में अगर रोल हो जाए कोई भी सोइल, तो ऐसी सोइल की क्या प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे, तो वहां पे उसकी होगी प्लास्टिक लिमिट। ओके, एक प्लास्टिक लिमिट की ही डेफिनेशन है जिसमें हम 3 mm रोल परफॉर्म करते हैं। लॉन इज अ मिक्सचर, लॉन किस किस चीज का मिक्सचर है यहाँ पे, तो लॉन सैंड, सिल्ट और क्ले, इन चीजों का मिक्सचर है। मतलब सी हमारा यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है द जोन जस्ट अबोव द वाटर टेबल। जोन जो कि ऊपर है वाटर लेवल के, जो 100% सेचुरेट है, ऐसे जोन को हम क्या कहेंगे? ऑब्वियस से इससे जोन को हम कैपिलरी सेचुरेशन कहेंगे, जोन ऑफ कैपिलरी सेचुरेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्रेटिक लाइन इन अर्थ डे, यहाँ पे डैम आएगा, डे नहीं आएगा, यहाँ पे डैम मे बी। देखो फ्रेटिक लाइन से क्वेश्चंस तीसरी बार पूछा गया है। अभी हमने तकरीबन 3 पेपर डिस्कस किए हैं, ठीक है, तो उसमें 2 पेपर में फ्रेटिक लाइन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब कि डायरेक्ट नहीं पूछे गए, मतलब रिलेट करके पूछे गए। अगली बार इस पे पहले जो पेपर डिस्कस किया था उसमें फ्रेटिक लाइन पे प्रेशर क्या होगा, नीचे क्या प्रेशर होगा, ऊपर क्या प्रेशर होगा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पे हमको यहाँ पे पूछा गया कि फ्रेटिक लाइन इज इन अर्थ डैम मे बी, कैसी हो सकती है फ्रेटिक लाइन, तो वहां पे भी हमने डिस्कस किया था फ्रेटिक लाइन कैसी हो सकती है, तो फ्रेटिक लाइन पैराबोलिक हो सकती है। ठीक है गाइस, कोर्स ग्रेन सोइल हैज अ वॉइड रेशियो, यहाँ पे कोर्स ग्रेन का वॉइड रेशियो यानी कि ई दिया गया है 0.75 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि जी दिया गया यहाँ पे हमको 2.75। क्रिटिकल ग्रेडियंट एट विच से क्विक सैंड कंडीशन, क्रिटिकल ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, क्या है, G-1/1 + E। यहाँ को हमको E दिया गया है इसलिए हम ए फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे आंसर 2.75 - 1 1 + 0.75 यानी कि 1.75/1.75, इसका आंसर हो जाएगा 1। ओके, और एक फॉर्मूला है आईसी का, क्या है G-1 अगर आपको पोरोसिटी दी होती तो आपको ए फॉर्मूला यूज करना पड़ता। हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इज डिफाइन एज, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन मिसिंग है, पहले मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ। यहाँ पे D60/D10, ठीक है। अगला ऑप्शन है यहाँ पे मैं रखूंगा D30²/D60 × D10। अगला ऑप्शन रखूंगा मैं यहाँ पे D10/D60, और फाइनल ऑप्शन में यहाँ पे इस तरीके से कुछ बनाऊंगा D60² D10 × D60। ओके, तो आपको यहाँ पे बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या हो सकता है। तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या हो सकता है, ये वाला D30²/D60 × D10। और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड फ्रेम हो सकता है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ओके,
उसका फॉर्मूला क्या है, D60/D10, यानी कि ए ऑप्शन इसका फॉर्मूला है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। इसके बेसिस पे यहाँ पे CC पूछा हुआ है, CU भी आपको पूछ सकता है। दी वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव कंटूर, जो कंटूर होता है, सर्वेइंग का इक्वेशन है, सर्वेइंग का इक्वेशन है, ठीक है, कंटूर मैपिंग का। जो कंटूर में जो डिस्टेंस होता है वर्टिकल, वो क्या होता है, तो वो कंटूर इंटरवल होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कंटूर इंटरवल। यहाँ पे क्वेश्चन है कि द इफेक्ट ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज नॉट टेकन, हमें जो भी अर्थ का कर्वेचर है वो टेक नहीं लेना है, कब, जब एरिया हमारा 250 किलोमीटर से कम हो, ठीक है। चेन सर्वे इज वेल एडॉप्टेड फॉर, चेन सर्वे एक वेल एडॉप्टेड मेथड है किसके लिए, जब एरिया स्मॉल हो और साथ में ओपन ग्राउंड हो, ठीक है। अप डाउन नहीं चलेगा यहाँ पे, मिनिमम डिटेल्स हो गई। यहाँ पे लार्ज एरिया तो हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे चेन के लिए, यानी कि हमारा पहला आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द बेरिंग ऑफ द लाइन इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सर्वे इज टर्म एज, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक बेरिंग ड्रॉ किया, ठीक है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने ड्रॉ किया यहाँ पे, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ किया, इसके लिए हम इसको बोलेंगे फोर बेरिंग, ओके। अगर यहाँ पे दिया गया है कि हमें अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, यानी कि ऐसे कोई भी लाइन का बेरिंग हमने ड्रॉ किया और यहाँ से ऐसे मेजर किया, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बैक बेरिंग, ओके। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फोर बेरिंग और बैक बेरिंग कैसे हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। स्टोक इज अ यूनिट ऑफ, स्टोक किसकी यूनिट है, किसकी है यूनिट, तो स्टोक है यूनिट काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ओके, इसकी कौन कौन सी यूनिट बन सकती है वो आपको मालूम होना चाहिए ना। स्टोक्स है, ओके, उसके अलावा एक है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ओके। और एक और रिलेशन आपको याद रखना है कि एक स्टोक है वो किसके बराबर है, यहाँ पे 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड के बराबर है। अगर हमें यहाँ डायनेमिक का पूछे तो डायनेमिक विस्कोसिटी का, इसके कौन कौन से यूनिट हमें यहाँ पे बन सकते हैं, एक तो है पास्कल सेकंड, ठीक है, दूसरा है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तीसरा है यहाँ पे पोइजे। पोइजे का रिलेशन भी आपको याद रखना है कि एक पोइजे इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये डिटेल्स आपको याद रखनी है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होंगे, ठीक है। अभी आपको स्टॉक दिया हुआ है, पोइजे भी दे देगा और इसका रिलेशन भी पूछ सकता है कि एक स्टॉक इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो आपको वो भी याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी, फ्लोटिंग बॉडी के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, तो एक पॉइंट याद रखिएगा, जब भी मेटा सेंटर ऊपर रहेगा तभी जो भी कोई बॉडी है वो स्टेबल रहेगी। तो यहाँ पे मेटा सेंटर M इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी G, यहाँ पे D हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज डिफाइंड, लाइन ऑफ कॉलिमेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या है डेफिनेशन इसकी, द एलिवेशन ऑफ लाइन ऑफ राइट व्हेन द लेवल इंस्ट्रूमेंट इज टेम्पररी एडजस्टेड, ओके, ये आपको याद रखना है। द एलिवेशन ऑफ लाइन, ये लाइन का एक एलिवेशन है, जब
एडजस्टमेंट हो जाए टेम्पररी, उसके बाद में जो एलिवेशन होता है लाइन का, उसको ही हम लाइन ऑफ कोलिमेशन कहते हैं। ठीक है। सब्सटेंस बार ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम सर्वे के दौरान यूज करते हैं। ठीक है, सर्वे के लिए यूज करते हैं। तो सब्सटेंस बार का यूज हम कौन से पर्पस के लिए करते हैं? तो इससे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं, बट खास तरीका यहाँ पे हम अनड्यूलेटेड एरिया के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्नौलीज इक्वेशन इज अ डिराइव्ड मेकिंग एजम्पशन दैट। बर्नौली इक्वेशन डिराइव करने के लिए कौन कौन से एजम्पशन किए गए थे? ठीक है। तो फ्लो स्टेडी होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए और फ्लूइड को हमने आइडियल माना था। ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस मींस एजिप्शियन हमने क्रिएट किए थे बर्नौलीज इक्वेशन डिराइव करते समय पे। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD इन टर्म्स ऑफ CC CV एंड CC। तो ये भी क्वेश्चन मैंने पिछले 3 पेपर डिस्कस किए थे, उसमें एक क्वेश्चन मैंने कहीं बार रिपीट किया है कि CD इज इक्वल टू CV इंटू CC। तो इस पेपर में वो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए इसका आंसर हो जाएगा CD इज इक्वल टू CV इंटू CC। ओके। अगला क्वेश्चन है द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन रिप्रेजेंट द। जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो किसे रिप्रेजेंट करती है? तो एडिशन को रिप्रेजेंट करती है, जो प्रेशर हेड एंड डेटम हेड के जो एडिशन है उसको प्रेजेंट करती है। मींस SGL इज इक्वल टू प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। ओके। अगला क्वेश्चन है रेनॉल्ड नंबर इज डिफाइंड एज। रेनॉल्ड नंबर किन किन दो चीजों का रेशियो है? तो रेनॉल्ड नंबर इनर्शिया फोर्स तो ऊपर सब में आएगा, जो भी नंबर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इनर्शिया फोर्स ऊपर सभी चीज में आएगा, सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज होते रहेंगे। ठीक है। बट रेनॉल्ड नंबर में हम विस्कस फोर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम विस्कस फोर्स लिखेंगे, यानी कि रेनॉल्ड नंबर हमारे यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द रेट ऑफ फ्लो थ्रू वी नॉच। यहाँ पे वी नॉच के बारे में हमको पूछा है, तो वी नॉच पूछा है तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा h⁵/2 h⁵/2 5/2 वी नॉच के लिए हमें यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलिक रैम इज अ पंप विच वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ। जो हाइड्रोलिक रैम है उसका पंप किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? यहाँ पे वाटर हैमर इसका सही आंसर हो जाएगा। वाटर हैमर जब हम समझते हैं तब आपको हाइड्रोलिक रैम्प उसमें समझ में आता है। एक रैम होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या है वो अलग अलग चीज़ यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, सेटअप करते हैं वाटर हैमरिंग को रोकने के लिए। तो वहाँ आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन अ कॉम्पैक्शन टेस्ट एज द कॉम्पैक्ट एफर्ट इंक्रीज। कॉम्पैक्ट एफर्ट हम इंक्रीज करते हैं तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा? तो ऑब्वियस ही घटेगा ही ना मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि आप जैसे ही वेट्स को वहां से निकालोगे, यानी कि जब जितना कॉम्पैक्शन करोगे वेट्स कम हो जाए। अगर वेट्स कम हो जाएंगे तो पानी बाहर आ जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट विल बी डिक्रीज। ओके, यहाँ हमारा क्या आंसर हो जाएगा? डिक्रीज। Which of the following type of the soil is not recommended for the structural earth fill? यहाँ पे एल्ट नहीं आएगा, यहाँ पे सिल्ट आएगा। यस, ठीक है। तो हम कौन सी चीज को स्ट्रक्चर के लिए रिकमेंडेड नहीं करते? तो ऑर्गेनिक सोइल को हम रिकमेंडेड नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक चीज है भाई, ये तो डिकम्पोज हो जाएगी। अगर आपने अपनी बिल्डिंग के नीचे ये सोइल डाली है, डिकम्पोज हो गई, वहां पे वॉइड्स क्रिएट हो गए और सेटलमेंट हो गया, तो
आपका बिल्डिंग फेल हो सकता है। तो इस रीजन की वजह से हम ऑर्गेनिक सॉइल को रिकमेंडेड नहीं करते, यूज नहीं करते वहां पे। For soil containing soluble salt, the specific gravity is determined using white spirit, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ पूछी गई है तो आपको फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। क्या है? 0.7 अंडर रूट एफ सी के। 0.7 एफ सी के क्या है यहाँ पे? 25, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 3.50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। As per the IS 456/2000, the maximum strain in concrete at the outermost compression fiber is taken in the bond is in the bending is okay। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या था हमारा यहाँ पे? 0.0035। ठीक है। As per the IS 456, minimum reinforcement for slab if for steel is used, स्टील कितना होना चाहिए? मिनिमम स्टील होना चाहिए 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। In a singly reinforced cantilever beam, the reinforcing steel bar are placed। कैंटिलीवर बीम जो होता है, कोई कैंटिलीवर बीम यहाँ पे हमने निकाला है। ठीक है, तो इसमें जो स्टील होता है वो कहाँ पे होता है? ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, तो स्टील हम न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोड आता है, इसको ऐसे बेंड होने की चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? नियर द टॉप ऑफ द बीम। विकार्ट एपरेटस इज यूज्ड टू डिटरमाइन। विकार्ट एपरेटर हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? तो इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, साउंडनेस ऑफ सीमेंट के लिए क्या यूज करते हैं? ली कैटेलियर एपरेटस। ओके, टेंसाइल के लिए ब्रिकेट्स एपरेटस। ओके, तो ये सवाल भी आपको याद रखने हैं। इफ वाटर यूज फॉर इज इक्वल टू, वाटर हमें कितना यूज करना चाहिए? जब हम सीमेंट और सैंड का रेशियो बनाते हैं, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का, तब हम उसमें कितनी मात्रा वाटर सीमेंट रेशियो लेते हैं? यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो पूछा है यहाँ पे, तो वाटर सीमेंट रेशियो हम लेते हैं 0.60%। ओके, 0.60 यानी कि ओके, वो बराबर ही रेशियो है। एज ऑफ द ट्री, हम किसी भी पेड़ की आयु किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? तो जो भी उसकी एंगुलर रिंग्स होती है, उसकी बेस पे हम उसकी एज कैलकुलेट करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एंगुलर रिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ बॉन्ड इन अ ब्रिक मेसनरी कंटेन अल्टरनेट कोर्स ऑफ, यहाँ पे स्ट्रेचर आएगा, स्ट्रेचर आएगा यहाँ पे। ठीक है, कैसे क्या कहते हैं इसके ऐसे बॉन्ड को? यहाँ पे इंग्लिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड में ऐसे अल्टरनेटिव होते हैं। वॉल कंस्ट्रक्टेड विथ स्टोन्स टू प्रोटेक्ट slope of cutting in natural ground from the action of weathering agent, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिस्ट वॉल। ठीक है, द विंडो विच इज प्रोवाइडेड ऑन अ स्लोपिंग रूफ, जो स्लोपिंग रूफ पे विंडो प्रोवाइड करते हैं लाइट एमिटिंग के लिए, ऐसी विंडो को हम कहते हैं डोमर विंडो। द वर्टिकल मेंबर फिक्स्ड बिटवीन स्टेप्स एंड हार्ड रेल आर नोन एज, हार्ड नहीं, यहाँ पे हैंड हो जाएगा, हैंड रेल। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसको कहते हैं ब्लूस्टर्स।
द फर्म वर्क द साइड्स ऑफ द बीम कैन बी रिमूव्ड आफ्टर कास्टिंग कंक्रीट। देखिए, बीम का पूछा है तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे साइड्स बोला है, उसकी बॉटम नहीं बोला है, ठीक है। वरना कई लोग बीम देख के ही सीधा 7 दिन और 21 दिन ढूंढेंगे, यहाँ पे जैसा दिखा वैसा टिक मार्क कर देंगे, बट ये गलत है। यहाँ पे साइड्स को हम विद इन 24 आवर्स रिमूव कर देते हैं, ठीक है, यानी कि 1 दिन के अंदर हम इसको रिमूव कर देते हैं। आप अगर कभी साइड पे गए हैं तो आपको मालूम ही होगा कि जैसे ही बीम कास्टिंग हो जाता है, सुबह उठ के सबसे पहले काम कौन सा करते हैं, तो पहले साइड रिमूव करते हैं बीम्स की, ठीक है। तो विद इन 24 आवर्स और उससे भी कम समय में साइड रिमूव हो जाती है। हाई टेंसाइल स्टील यूज फॉर द बोल्ट नट्स वॉशर शैल बी मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द 58 kg पर mm²। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रिटिकल पाथ लाइज अलोंग द एक्टिविटी हैविंग टोटल फ्लोट। देखिए, एक तो क्रिटिकल पाथ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे क्रिटिकल पाथ पे हम मैक्सिमम टाइम लेते हैं, ठीक है, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन ले लेते हैं यहाँ पे। मतलब जो भी पूरी एक्टिविटी, पूरा काम खत्म होने के लिए जितना भी ज़्यादा समय लगने वाला है वो टाइम हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और फ्लोट का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा टाइम होता है, टाइम टाइम कंप्लीशन के लिए जो भी ऊपरी टाइम होता है उसको हम फ्लोट कहते हैं, ठीक है। अब हमने क्रिटिकल पाथ में मैक्सिमम ड्यूरेशन तो कैलकुलेट कर लिया, तो उससे ज़्यादा तो टाइम है ही नहीं ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्रिटिकल पाथ अगर आपने कैलकुलेट कर लिया है तो वहां पे टोटल फ्लोट हो जाएगा 0। और क्यों हो जाएगा ये आपको याद रखना है, मैंने बताया वो। फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट अ मोटर व्हीकल एक्ट brought in the effect by the government of India। मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में आपको यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका आंसर मोटर व्हीकल एक्ट का वो पूछे तो यहाँ पे 1939 हो जाएगा। इसके डेट्स, इसके जो ईयर्स है वो मैंने पिछले पेपर में भी कवर किए थे। जो भी 7 से 8 इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ पे जो फॉर्म हुई थी स्टार्टिंग में, और जो पहले 3 रोड प्लान एस्टेब्लिश किए गए थे 20 ईयर वाले, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो उसको भी आपको लोकेशंस, मतलब उसमें कितने रोड्स बनाए गए थे वो भी आप सबको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। 1934 तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था इंडियन रोड कांग्रेस का, ठीक है। 1950 में सेंट्रल रोड, यहाँ पे CRI का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो ये चीज आपको भी याद रखनी होगी। रोड साइड इंडिकेटिंग नो एंट्री, अगर आपको नो एंट्री का सिंबल दिखा है तो आपको रोका जा रहा है, मतलब प्रोहिबिटेड किया जा रहा है, तो नो एंट्री वाली साइन क्या हो जाएगी यहाँ पे, प्रोहिबिटिंग साइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द ट्रैफिक मैन्योर। ट्रैफिक मैन्योर किस चीज को कहते हैं, डाइवर्जन हो, क्रॉसिंग हो या मर्जिंग हो, इस सभी चीज को हम ट्रैफिक मैन्योर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चेक लाइन is generally required for accuracy of the survey framework in, किस में रिक्वायर्ड होती है इसकी, तो चेन एंड टैप सर्वे में इसकी रिक्वायरमेंट होती है चेक लाइन की, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, यहाँ पे टर्म आएगा, आ रहेगा यहाँ के, द टर्म 2 पॉइंट प्रॉब्लम। ये टर्म आप कहाँ सुनते हैं, तो एक आप सुनते हैं यहाँ पे प्लेन टेबल सर्वेइंग में, जहाँ पे 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम, इस सब का यूज करके आप जो भी टेबल होती है उसकी लोकेशन पे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन।
यहाँ पे हम इरिगेशन 2015 का क्वेश्चन पेपर ख़त्म करते हैं। ठीक है, आगे हम दूसरा क्वेश्चन पेपर कल लेके आएंगे, जिसमें शायद हम डिस्कस करेंगे 2014 में जो इरिगेशन का पेपर हुआ था वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं ये पेपर का सिलसिला स्टार्ट ही रखने वाला हूँ जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जाता। ठीक है, सभी स्टेट के क्वेश्चन पेपर हम इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पे PYQ सेशन स्टार्ट ही रखेंगे। इस स्टेट का खत्म हो जाएगा तो दूसरा स्टेट का पकड़ेंगे, बट हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं और चांसेस है कि दोबारा वो रिपीट हो। अगर रिपीट नहीं होते तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आपको इसकी अहमियत समझनी होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, और आपको इसको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।